राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। देश में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि संचार क्रांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को देश को 5G सर्विस की बड़ी सौगात दी। इसके साथ देश में जियो और एयरटेल की 5G सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। देश के 13 शहरों में आज से 5G सर्विस की सेवा उपलब्ध हो गई। इसके 2 साल बाद पूरे देश में 5G सेवा का तेजी से विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया। इसमें सीमलेस कवरेज, हाई डाटा रेट, लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली की सुविधा मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील भारती मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि आज 130 करोड़ भारतीयों को 5G सर्विस के तौर पर एक शानदार उपहार मिला है। 5G सर्विस देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा।
इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2। अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा लेखा विभाग के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। समारोह में रक्षा मंत्री ने कई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। इनमें पेंशन के लिए मोबाइल ऐप, अग्निवीरों के लिए वेतन प्रणाली, रक्षा लेखा रसीदें, रक्षा भुगतान प्रणाली, रक्षा नागरिक वेतन प्रणाली और रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल है। राजनाथ सिंह ने प्रमुख विभाग परियोजनाओं को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए 3 टीमों को रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए डीएडी की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नई पहल से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। ऐसे में आपकी भूमिका और भी मायने रखती है। सबसे पहले मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की 275वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रक्षा मंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के सभी विजेताओं को भी बधाई भी देता हूँ और साथ ही साथ भविष्य के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे बताया गया है कि विभिन्न पैरामीटर पर जांचने के उपरांत 3 टीमों को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए या रक्षा मंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए उन्हें चयनित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से बाकी सभी कर्मचारी भी बेहतर कार्य करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे। 275 ईयर्स, 275 साल, और इन 275 सालों में यानी स्थापना से लेकर अब तक न जाने कितनी बार इसके प्लैंक्स बदले गए होंगे। शुरुआत के मिलिट्री पे मास्टर से कमिश्नरी जनरल, फिर पे मास्टर जनरल, फिर मिलिट्री ऑडिटर जनरल, फिर मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, फिर अकाउंटेंट जनरल, मिलिट्री डिपार्टमेंट, फिर मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट और अब जाकर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। यानी बदलाव पर बदलाव। पर मान्यता यही है कि यह इंस्टीट्यूशन 275 साल से अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है और काम कर रहा है।
साथियों, डीएडी आज अपना 275वां स्थापना दिवस मना रहा है और हमारा स्वतंत्र भारत अपना 75वां वर्ष पूरा कर रहा है। आज देश एक नए विश्वास और संकल्प के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आज़ादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति सशक्त एवं आधुनिक डिफेंस फोर्सेस के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि डिफेंस फोर्सेस के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो और उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन की हो। इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं, जिसके लेखा जोखा रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह रक्षा लेखा विभाग की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभाग फाइनेंशियल प्रूडेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए नॉट ए पेनी लेस नॉट ए पेनी मोर के मोटो के साथ रक्षा सेवाओं को उनके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस वर्ष रक्षा मंत्री एक्सलेंस अवार्ड के लिए चयनित पीएओ भारती जैसा इनिशिएटिव यह लिया गया है और इसके द्वारा जवान पे एंड अलाउंसेस एवं क्लेम से संबंधित रियल टाइम डाटा प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इसके इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम द्वारा हमारे जवान फ़ोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और 48 घंटे के अंदर इसका जवाब भी वह पा सकेंगे। अभी यह व्यवस्था केवल 7 वेतन लेखा कार्यालयों में लागू हुई है, पर मैं यह आशा करता हूं कि जल्द ही बाकी बचे वेतन लेखा कार्यालयों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। रक्षा लेखा विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि वह देश के प्रत्येक सैनिक और पूर्व सैनिक को उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवारजनों को भी उत्तम सेवाएं वो प्रदान करे। रक्षा उत्पादन में हमारी सरकार का सारा जोर मेक इन इंडिया पर है। ऐसे में विभाग की भूमिका और भी मायने रखती है कि वह द्रुत गति से निर्णय लेकर इस प्रक्रिया में और तेजी लाए, क्योंकि निर्णयों में विलंब से समय और धन दोनों की हानि तो होती ही है, साथ ही से देश की कम्बैट रेडीनेस पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक आईटी एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत EHRMS, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं, जो संबंधित कार्यों को काफ़ी आसान बनाएंगे। और यह खुशी की बात है कि भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले अग्निवीरों के वेतन भत्तों के लिए विभाग द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड वेतन लेखा कार्यालय एवं एक फुल्ली ऑटोमेटेड IT सिस्टम बना लिया गया है, जिसका आज औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया गया है। इन सभी डिजिटल पहलों को अपनाकर विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को आत्मसात किया है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं विभाग में चल रही समस्त योजनाओं की सफलता की कामना करता हूं और जितने भी हमारे आज रक्षा अवार्ड विनर्स हैं उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं और पुनः भविष्य के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज 5G की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने डीसीपी घनश्याम बंसल के नेतृत्व में बुजुर्गों के सम्मान और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्मार्ट एल्डर कार्यक्रम नामक एक विशेष अभियान डीसीपी पश्चिम जिला कार्यालय परिसर जनकपुरी में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को पहली बार मार्च 2022 के महीने में 24/7 एनजीओ के सहयोग से पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान में कुल 44 वरिष्ठ नागरिकों ने साइबर अपराध जागरूकता, सोशल मीडिया उपयोग और साइबर सुरक्षा के संबंध में क्रैश कोर्स में भाग लिया। एसएचओ साइबर पीएस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने सत्र का संचालन किया, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों यानी स्मार्ट बुजुर्गों को डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आईपीएस घनश्याम बंसल द्वारा सम्मानित किया गया। पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ केक काटकर और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट घनश्याम बंसल ने बाद में सभा को संबोधित किया और वरिष्ठ नागरिकों को संवेदनशील लक्ष्य बनाकर साइबर अपराधों के बारे में बात की और जोर देकर कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि इस अनूठी पहल से अब तक बड़ी संख्या में पश्चिम जिले के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। विजयदशमी या दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस महापर्व में हम वर्षों से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंक कर ये संदेश देते आए हैं कि बुराई या झूठ का आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। इसलिए दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है, पर दशहरा मनाने के लिए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लाए जाते हैं। उनकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। वैसे तो देश भर में रावण बनाए जाते हैं, पर आज हम आपको राजधानी दिल्ली के पश्चिमी जिले में रावण को बनाने की तैयारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि अभी दशहरा में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन रावण दहन की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरा में आपको हर तरह के छोटे बड़े आकार के अलग अलग डिजाइन किए हुए रावण देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दशहरा में जो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो जाते हैं, उनको बनाने में कितने लोगों की कई दिनों की कड़ी मेहनत छिपी होती है। इसलिए डीआईडी न्यूज की सकारात्मक मीडिया टीम ने पश्चिमी दिल्ली में बन रहे रावण के पुतलों का जायजा लिया और रावण के पुतले बनाने वाले उन कारीगरों से भी बातचीत की कि दशहरा मनाने में उनकी कितनी मेहनत छिपी है। इस समय हम टैगोर गार्डन मेन रोड के पास हैं पटरियों पे, तो वहाँ पे जो है रावण जो बनाया जा रहा है, रावण का पुतला, उनसे जानते हैं पवन जी से। पवन जी, कितने सालों से आप ये अपना रावण बना रहे हैं? ये बना रहा हूँ 1996 से रावण बना रहे हैं। अच्छा, तो लगभग दशहरा शुरू होने से पहले कितना दिन पहले आप शुरू करते हैं? दशहरा शुरू होने से पहले, ये दशहरे से 2 महीने पहले बैठ जाते हैं। अच्छा, घास लेकर के आते हैं, फिर छील के उसको पत्तियाँ निकालते हैं, फिर उसको बंधाई करते हैं, फिर ऊपर पेस्टिंग होती है पेपर की, फिर जरूरत है। इसके अंदर जो पेपर अखबार जो डालते हैं कौन सा पेपर होता है वो? ये इम्पोर्टेड पेपर होता है बाहर का, थाईलैंड का है, जो बारिश पे पानी पुनी पड़ जाए तो खराब ना हो। अच्छा, तो इसके मतलब ये कि जितने भी आपने बनाए हैं, अगर बारिश आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, जलेगा नहीं, इसमें पेपर गलेगा नहीं, बिल्कुल पानी पड़ेगा, थोड़ा ये है कि गीला, बिल्कुल नमी खींचेगा नहीं, बिल्कुल वो ऊपर से पानी बह जाएगा, बिल्कुल अच्छा, खराब नहीं होगा। बिल्कुल इम्पोर्टेड पेपर है ना बाहर का। जी, हाँ, खराब नहीं होगा, धूप पड़ते ही वो कड़क हो जाएगा, फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। अच्छा। पवन जी, तो एक रावण को बनाने के लिए मिनिमम साइज क्या होता है और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 5 फुट से लेके 50 फुट तक होते हैं, इससे ऊपर फिर ऑर्डर के बनते हैं। अच्छा, तो जो टाइम लगता है, एक रावण तो बनाते नहीं, हम बनाते हैं 80 रावण 70 रावण बनाते हैं, तो इसको 2-2.5 महीने लग जाते हैं। 2-2.5 महीने लग जाते हैं। लग जाते हैं। तो एक जो है 5 फीट का जो रावण बनाने में कितना खर्चा लग जाता है लगभग? ये कि जब बनाना शुरू किया था हमने 1996 में, हाँ, उस टाइम तो 500 रुपये खर्चा आता था 40 फुट में। और अब तो खर्चा दिन भर दिन बढ़ता ही जाता है। हाँ, इसका कोई हमने लगाया नहीं, क्या कैलकुलेट किया ही नहीं कितना है। अच्छा, जो आता है बनाने तो आइए, पुराने कस्टमर है सारे बात। तो फिर अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट हमारा ये है कि खर्चा हम लिखते रहते हैं, कितना खर्चा हुआ है, हाँ, 2.5 लाख 3 लाख रुपए। हाँ, फिर जब हमें बचत होती है हम लगा देते भाई
4 लाख या 4.5 लाख बचत हुई है तो इसमें कोविड अलग तो खर्चा अलग हो जाता है। सही बात है, सही बात है। तो ये बांस का जो है कहाँ से अरेंज करते हैं, क्योंकि शहर है ये बांस जो है ज़्यादातर तो असम से आते हैं, आसाम से आती है। असम वगैरह से वही उठते हैं, वहाँ से फिर ट्रेन से आते हैं, फिर इधर से बादली से ले आते हैं, अच्छा। वाला बहुत बड़ा, अच्छा अच्छा, वहीं से आते हैं बांस। वही से आते हैं। तितारपुर गांव में है हम इस समय, आइए जानते हैं यहाँ के जो रावण के पुतले जो बनाते हैं उन्हीं कारीगर से पूछते हैं। जैसे आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रवीण तंवर जी। प्रवीण तंवर जी, ये जो रावण आप बना रहे हैं, रावण के पुतले जो बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं ये? भाई साहब मेरे को 20-25 साल से ज़्यादा हो गई। 20-25 साल पुराने से हैं। जी जी। तो ये जो पुतले जो बनाए जाते हैं, दशहरा आने से कितने दिन पहले शुरुआत करते हैं आप? कम से कम भाई साहब 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले। और कितने रावण आप बना लेते हैं तब तक? देखो जी, जिसकी जितनी गुंजाइश होती है, मेरी 10 की गुंजाइश है मैं 10 बनाऊँगा, 20 की है 20 बनाऊँगा, और 100 की है 100 बनाऊँगा। ये आपकी कितनी है? मैं तो भैया अपने खर्चे की पानी ले बनाता हूँ, मैं बनाते हैं। खर्चे पानी ले। जी जी जी। तो एक रावण जो है बनाने में कितना समय लग जाता है, लागत और समय कितना लगता है? मैं तो भाई साहब उतना ही लगता है, जब 10 बनाऊंगा तो भी दशहरे पे खत्म होना काम। हाँ हाँ। 10 रावण मैंने बनाए वो भी दशहरे पे खत्म होंगे। हाँ हाँ। और 20 बनाऊंगा तो वो भी दशहरे पे खत्म होना है। जी जी। लागत उतनी है सबकी। और कम से कम जो है हाइट कितना होता है, और जब ज़्यादा कितना होता है हाइट? कम से कम होता है 5 फीट। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट। 50 फीट। हाँ जी। तो एक मिनिमम जो है 5 फीट का ले लेते हैं। 5 फीट का जो है रावण बनाने में कितना लागत लग जाते हैं? 5 फीट का रावण बनाने कम से कम 800 रुपये लग जाते हैं भाई साहब। 700-800 रुपये 700-800 रुपये लग जाते हैं। लग जाते हैं। जी जी जी। और ये जो बांस जो है कहाँ से आता है? ये शहर है या तो संभव नहीं है? बांस भाई साहब शहर में ही मिल जाता है, यही मिल जाता है। बहुत दुकानें हैं बांस के शहर में। अच्छा। मोती नगर हो गया, बादली गांव हो गया, बहुत जगह सुल्तानपुरी हो गया, बांस बहुत मिल जाता है। तो कितने कारीगर हैं आपके साथ में? देखो जी 3-4 तो मेन है, बाकी और कारीगर हमने बाहर से पकड़ने पड़ते हैं, जैसे कागज वगैरह लगाने के लिए, धोती वगैरह लगाने के लिए इन पे वो बाहर से लेने पड़ते हैं। हम ढांचा तैयार कर देते हैं। अगर अचानक बारिश हो जाए तो उस में जो है आप रावण को कहाँ मतलब छुपाएंगे? भाई साहब 3 दिन बारिश हुई है, इतना बुरा हाल हो गया। 3 दिन काम ठप रहे हैं, सारे कागज फट के चढ़े हुए, फिर दोबारा कागज चढ़ाए हैं, बहुत नुकसान हुआ इसके बाद, है ना? हाँ जी, दोबारा कागज चढ़ाए हैं हमने फिर दोबारा। अच्छा अच्छा। तो ये कागज़ कहाँ से मंगाते हैं आप इसके लिए? कागज भाई साहब ये इंद्रलोक के पास एक गोदाम है, वहाँ से मंगाते हैं। जी जी। और रावण जो है कहाँ का सप्लाई करते हैं, मतलब यानी पूरे विदेश भी जाते हैं भाई साहब। विदेश जैसे 2-4 नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया गए थे। विनोद कुमार जी, आपका क्या काम है इसे रावण के पुतले बनाने में, बताएं। मेरा भाई धोती कागज का काम है। अच्छा, धोती हमारे को ढांचा दिया जाता है, काम का। मतलब ढांचा बना करके आपको दिया जाता है, उसको आप सजाते हैं? हाँ, ये धोती कागज चढ़ाते हैं, सब कुछ फिटिंग कर देते हैं। हाँ हाँ। अगला बंदा उस पर पेंट कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये दशहरा से कितने दिन पहले आप शुरुआत करते हैं? हम 15 दिन 16 दिन पहले 15-16 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे हमारा काम पूरा हो। तो आप कितना मतलब रावण बना लेते हैं? मैं सबसे आधा ही बना पाता हूँ। अच्छा। मेरा पेंटिंग का काम है, डिजाइनिंग धोती चढ़ाने का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। कागज वागज चढ़ाता हूँ। अच्छा और अच्छा। बाकी कलर वलर भी बाकी कलर वलर पेंट वेंट हाँ। भी कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे विशेष? बस ऊपर वाले की दुआ बोल से ले भाई, सब दशहरा के लिए- सब भाइयों का रावण बिक जाए। सब दशहरे के लिए, सब भाइयों के लिए दशहरा। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान ने कच्छ जिले के गांधी धाम में जनसभाओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर हर गांव में सरकारी स्कूलों का निर्माण करेगी और कच्छ जिले के हर कोने में नर्मदा का पानी पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए गुजरात के 33 जिलों में से प्रत्येक में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतती है तो गुजरात में 300 यूनिट तक बिजली बिल शून्य मिलेगा।
पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूं, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है गुजरात के लोगों से, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि दिसंबर के बाद जब सरकार बनेगी, मैं आपके प्यार का और आपके विश्वास का कर्जा भी उतारूंगा, एक एक काम करूंगा, जो जो हम कह रहे हैं एक एक काम करूंगा आपके लिए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। पता नहीं ऊपर वाले की कोई कृपा हुई और ऊपर वाले ने मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी हूं, काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती। मैं पिछली बार जब गुजरात आया था, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर बहुत महंगाई हो गई है गुजरात में। जब मैं उतरा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, लोग आते रहते हैं, जहां होटल में रुकता हूं, सभाओं में जाता हूं, नाम याद नहीं रहते। आके बोला सर बहुत महंगाई हो गई है, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। हो गई कि नहीं हो गई महंगाई बहुत ज्यादा? अपना बिजली का बिल लेके आया हुआ था, उसका बिजली का बिल 3,300 रुपए कुछ था, 3,500 रुपए के करीब। बोला सर एक पंखा, एक कमरे का घर है मेरा, एक रसोई है, एक टॉयलेट है, एक पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, एक टीवी चलता है, 3,500 रुपए का बिल। और बोला पुराना इन लोगों ने 70,000 रुपए का पुराना निकाल रखा है, पुराना 70,000 रुपए का। बोला सारा गलत है। ठीक कराने जाता हूं बिजली दफ्तर में, तो वो कहते हैं पहले इतनी रिश्वत दो, 10,000 रुपए दो, तब ये 70,000 कम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते इसी तरह से? बोला सर इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालें? दिल्ली में हमने सब लोगों के बिजली के बिल 0 कर दिए। दिल्ली में हमने महंगाई से लोगों को राहत दे दी, सबके बिजली के बिल 0 कर दिए। पंजाब में हमने सबके बिजली के बिल 0 कर दिए। दिल्ली में हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए, जितने 70,000 80,000 पुराने बिल थे, सबके पुराने बिल माफ कर दिए। पंजाब में सबके पुराने बिल माफ कर दिए। अब दिल्ली में भी बिजली का बिल 0 आता है, 0 बिजली का बिल। पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको बिजली का बिल 0 चाहिए। गुजरात में भी हो सकता है, अगर ईमानदार सरकार आए तो गुजरात में भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। सारे पुराने बिल माफ, सारे पुराने बिल माफ। 1 मार्च से पुराने बिजली के बिल 0 आएंगे। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल में जाओ, आपका इलाज मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। कच्छ के इलाके में मुझे बताया गया कि कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यहां पे हर जिले के अंदर एक एक बड़ा सरकारी अस्पताल खोलेंगे, अच्छा अस्पताल खोलेंगे, प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका सारा इलाज जैसे दिल्ली के अंदर मुफ्त है, ऐसे सारा इलाज यहां पे भी हम मुफ्त करेंगे। मुझे बताया गया है कि पूरे कच्छ के इलाके के अंदर ये एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल है नहीं। आज मैं आपको यहां से वादा करके जा रहा हूं, आपके हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। और जैसे दिल्ली के अंदर शानदार बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है,
ऐसे यहाँ पे भी शानदार पढ़ाई कराएंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे बड़े होकर आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, 27 साल से आप इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो। अब इनको हटाने का, इनका अहंकार तोड़ने का टाइम आ गया है। ये मौका है आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने का। 27 साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है। कांग्रेस को वोट देके लोग खराब नहीं करना चाहते। इस बार आपको मौका दिया है, ऊपर वाले ने मौका दिया है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ और इस बार इतना भारी बहुमत दो। दिल्ली में हमारी 70 में से 67 सीट आई थी, पंजाब में 117 में से 92 सीट आई थी। इस बार गुजरात के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो और इतना भारी बहुमत दो कि जितने वादे हमने किए हैं वो सारे वादे हम पूरे करके दिखाएंगे। दो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी का फॉर्म शनिवार को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि उनका फॉर्म निर्धारित मानदंडों पर खरा नहीं उतरता और इसमें हस्ताक्षर संबंधी त्रुटियां भी हैं। अब मुकाबला केवल मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच रह गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग 17 अक्टूबर को की जाएगी। इसका नतीजा 19 अक्टूबर को आएगा। आज स्क्रूटिनी की कमेटी हम लोग मिले थे स्क्रूटिनी करने के लिए फॉर्म में, जो फॉर्म कल आए थे। कुल 20 फॉर्म कल हमें मिले थे और उसकी आज वो सही है कि नहीं उसकी जांच हमने आज की थी। 20 फॉर्म में से 4 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं सिग्नेचर की वेरिएशन से और रिपीटेशंस वगैरह से। अभी हमारे सामने हम आज नोटिस बोर्ड पे रखेंगे 2 कैंडिडेट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी। ये 2 के बीच में अब सीधी फाइट है, सीधे चुनाव में खड़े हैं 2 उम्मीदवार। एक उम्मीदवार जो झारखंड से थे उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 8 तारीख तक अब विड्रॉल का समय है, 7 दिन का। तो आज 2 ही कैंडिडेट आमने सामने हैं। पिक्चर 8 तारीख के बाद और भी क्लियर होगा। अगर कोई विड्रॉ नहीं करता है तो फिर चुनाव की प्रक्रिया, वोटिंग की प्रक्रिया और वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। तीसरे प्रत्याशी झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री के.एन. त्रिपाठी का नामांकन हुआ रद्द। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की अपील। कहा, अल्ताफ शाह को मानवीय आधार पर रिहा किया जाए, वो गुर्दे के कैंसर से हैं ग्रस्त। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं, उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। रामायण फेम अरुण गोविल को भगवान राम समझकर एयरपोर्ट पर भावुक हुई महिला। एयरपोर्ट पर ही छूने लगी पैर, वीडियो हुआ वायरल।
यूएनएससी में फिर पुतिन के साथ भारत। रूस के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मतदान से किया परहेज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करेगी। अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी राजदूतों के साथ गुजरात में नवरात्रि के खास समारोह में हुए शामिल। गाजियाबाद के रामलीला मैदान के मेले में झूला टूटने से हादसा, 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका की खारिज। सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को दी थी चुनौती। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।